नमस्कार। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्मदिन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जब मेरे सामने आता है तो मुंह से निकलता है अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वे साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति थे। मात्र 34 वर्ष और 4 महीने की आयु में उस युवक ने जो कुछ भी हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, खड़ी बोली हिंदी, जो आधुनिक हिंदी हम लोग बोलते हैं, दैनिक प्रयोग में लाते हैं, वह आधुनिक हिंदी जो राष्ट्रभाषा के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वीकार किया, उसका जो उन्होंने स्वरूप निर्धारित किया वो चमत्कृत कर देने वाला है। उन्होंने अपने रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता से, अपने साहित्यिक रचनात्मक लेखन और निर्भीक पत्रकारिता से उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विसंगतियों पर जो आक्रामक तेवर दिखाए, वे बहुत ही वैचारिक रूप से उत्प्रेरक सिद्ध हुए और उससे प्रेरणा उनके युग के लेखकों, पत्रकारों, साहित्यकारों ने तो लिया ही, बाद के लोगों ने भी उससे प्रेरणा लिया। लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य और खड़ी बोली हिंदी भाषा को एक बड़ा परिवर्तन दिया, उसका एक डाइवर्जन कर दिया, आप अंग्रेजी में कहें तो, उनको वह सम्मान और वह गौरव हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी समाज, हिंदी अकादमिक जगत नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आज हम जो कुछ भी भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी साहित्य की विधाएं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया था। वे नीम की ईंट की तरह रहे। गुंबद तो बहुत लोग देखते हैं, कंगूरे तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन नींव की ईंट की तरफ निगाह जब बहुत माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखेंगे तब जाएगी। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में उस युवक ने अपना देह त्याग दिया। उनका दुर्भाग्य यह था कि जब वे 5 वर्ष के थे उसी समय उनकी माताजी का देहांत हो गया था। जब वे 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। वे बहुत ही काशी के धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन हिंदी की तन, मन, धन और संपूर्ण जीवन को समर्पित करके सेवा करने के कारण वे अंततः विपन्न हो गए थे। लेकिन वे हिंदी साहित्य और हिंदी खड़ी बोली हिंदी जो आधुनिक भाषा है उसको हमेशा के लिए संपन्न कर गए। एक बार महाराजा काशी नरेश ने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था उनसे कि इस धन ने मेरे पुरखों को खत्म कर दिया, मैं इस धन को खत्म कर देना चाहता हूं, मैं इस धन को खत्म कर दूंगा। उन्होंने अपने धन को बेजा खर्च नहीं किया, उन्होंने अपने धन को देश और समाज, भाषा की सेवा में खर्च किया। जब वे 5 वर्ष की बाल्यावस्था के थे, 5 वर्ष की उम्र के थे, तो उन्होंने एक दोहा लेकर के अपने पिताजी को दिखाया। उनके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बड़े कवि बनोगे। और कहने की जरूरत नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाम का वह नौजवान, एक युग प्रवर्तक व्यक्तित्व बना और उनको भारतेंदु की उपाधि
समाज ने प्रदान किया। युग प्रवर्तक की उपाधि केवल समाज ने ही नहीं दी, उस समय के सारे साहित्यकारों ने, उस समय के सारे लेखकों ने, पत्रकारों ने, भारतीय जनमानस ने उनको भारतेंदु की उपाधि से संबोधित किया, सम्मानित किया। उसका प्रस्ताव रामशंकर व्यास ने किया था। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की उपाधि तो अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन उनको यह उपाधि जनता ने दिया था। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अपनी आंखों से देखा था। 1850 में उनका जन्म हुआ था। वे दुनिया के ऐसे गिने चुने लेखक थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से युगांतरकारी प्रभाव छोड़ा था। रीतिकाल को उन्होंने रीत से मुक्त किया, कविता को रीतकाल की रीत से उन्होंने मुक्त किया। वे आधुनिक खड़ी बोली के उन्नायक थे। हालांकि उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की। बनारस के क्वींस कॉलेज में उनकी शिक्षा अधूरी रह गई, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय से मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद से उन्होंने अंग्रेजी पढ़ा, यद्यपि उनसे उनका बहुत वैचारिक मतभेद था भाषा को लेकर। भारतेंदु का अभ्युदय जिस समय हुआ था, उस समय दो राजाओं की भाषा नीति के परिणाम स्वरूप दो विरोधी मत खड़े हो गए थे भाषा को लेकर के, जो दो सीमांत बन गए थे। भारतेंदु ने, जो कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा नीति थी, जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी, उसको किनारे किया, उसको अब स्वीकार नहीं किया। और दूसरी जो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा नीति थी, जो संस्कृत निष्ठ थी और जिसपे ब्रज का स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा था, उससे भी अलग हट करके उन्होंने भाषा का निर्माण किया, खड़ी बोली हिंदी का निर्माण किया। 1883-84 में उन्होंने हिंदी भाषा नाम की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने उदाहरण देकर के लिखा कि हिंदी इस प्रकार की होनी चाहिए, और उसको लोगों ने पढ़ा, लोगों ने उसको स्वीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर के 165 ग्रंथों का प्रणयन किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 34 वर्ष की उम्र में भाषा के नए स्वरूप को गढ़ना था, हर विषय पर, हर विधा पर लिखना था, और लोगों को जाकर के खड़ी बोली हिंदी को की स्वीकार्यता बढ़े, इसलिए लोगों को मेलों में, खेल तमाशों में, जनसभाओं में जाकर के समझाना था। भारत की विपत्ति पर, भारत की आपदा पर, भारत की पराधीनता पर नाटक लिखना था, प्रहसन लिखना था, उसका मंचन भी करना था। उसके बाद भी इतने व्यापक ग्रंथ उन्होंने लिखे। उन्होंने परंपरागत जो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उस पर तो उन्होंने लिखा ही, भक्ति पर, श्रृंगार पर, नीति पर भी लिखा। रसा नाम से उन्होंने उर्दू में गज़लें भी लिखीं, लेकिन उनका जो मुख्य फोकस था वो देशभक्ति था, भाषा, राष्ट्रभाषा का प्रणयन करना था खड़ी बोली हिंदी के रूप में। उसको उन्होंने किया। उनकी रचनाओं में जनता को एक तरह से उद्बोधन है, और उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध, बहुविवाह का निषेध, कुरीतियाँ, छुआछूत आदि पर प्रहार है। उनकी वैचारिकी केवल लेखन में नहीं थी, उनके जीवन में थी। वे जो लिखते थे उसको जीते थे, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। कालचक्र नामक स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बालबोधिनी नाम की पत्रिका निकाली।
कालचक्र नामक पुस्तक में उन्होंने नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। उनके जितने भी नाटक हैं, सारे के सारे नाटक नवजागरण के नाटक हैं, आधुनिक चेतना पैदा करने वाले नाटक। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम वियोगिनी, विषस्य विषम औषधम, नील देवी, ये जितने भी नाटक हैं, उनके जितने भी निबंध हैं, वे उनकी वैचारिकी को दर्शाते हैं। कई वचन सुधा के जो उनके निबंध हैं, सारे के सारे निबंध सामयिक विषयों पर लिखे गए हैं, चिंतन के लिए लिखे गए हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिखे गए हैं। उनको देख करके, उनको लिख करके, उनको पढ़ करके लोगों ने साहित्य की विधाओं का प्रणयन तो किया, साथ ही साथ उन लोगों ने एक बहुत सामाजिक आंदोलन खड़ा किया था भाषा और साहित्य के माध्यम से। सामाजिक विसंगतियों और सांस्कृतिक जो दुर्बलताएं थीं, उस पर उन्होंने काफ़ी प्रहार किया। और उनका ये मानना था, उनको ये दुख था, इन्हीं सामाजिक विद्रूपताओं और इन्हीं सांस्कृतिक दुर्बलताओं के कारण, विसंगतियों के कारण 20 करोड़ की संख्या, उनके समय जनसंख्या 20 करोड़ थी पूरे भारतवर्ष की। उस समय भारतवर्ष बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पूरा मिला करके था, उसमें 20 करोड़ आबादी थी। और उनका मानना था कि इन्हीं दुर्बलताओं के कारण 20 करोड़ लोगों पे मुट्ठी भर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज शासन कर रहे हैं। इन्हीं सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक विसंगतियां और सांस्कृतिक दुर्बलताओं के कारण वे इसको दूर करने पर फोकस कर रहे थे। इनको दूर करने पर उनका विशेष ध्यान था, आग्रह था, भावना थी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों आदि पर प्रहार किया, उसको दूर करने के प्रयास किए। वे जो नवजागरूक लोग हैं, उन नवजागरूक बुद्धिजीवी लोग, उन बुद्धिजीवियों के मदिरापान पर उन्होंने काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त की थी कि जिस देश का नौजवान युवा मदिरापान करेगा, वह देश कहाँ जाएगा। उन्होंने लिखा कि भारत के कल्याण के लिए सारे कवियों को, सारे एडिटरों को, सारे साहित्यकारों को, सारे पत्रकारों को, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी प्रांत के रहने वालों को, चाहे वे महाराष्ट्र के हों, चाहे वे संयुक्त प्रांत के हों, चाहे दक्षिण भारत के राज्य के लोग हों, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि जो नव जागरूक लोग हैं वे बहुत भीरू हैं। उन्होंने नवजागरूक लोगों की भीरुता पे काफ़ी व्यंग्य किया था। भारत दुर्दशा नाटक को उनके नवजागरण का रामायण कहा जाता है। कुछ लोग इसे पुनरुत्थान का बाइबिल बताते हैं। इस नाटक का नायक कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह स्वयं हतभाग्य भारत है। अंग्रेजी फैशन, मदिरापान, कर्तव्यों का विस्मरण, आपस में बैर, फूट, आलस्य, बहुजातीयता, नशा, इन सब का भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत विरोध करते थे। और उन्होंने अपने नाटकों में अपनी वैचारिकी को व्यक्त किया है। भारत दुर्दशा नाटक उनका पढ़िए, अंधेर नगरी नाटक उनका पढ़िए। भारत दुर्दशा नाटक में तो वह कहते हैं कि आवहु सब मिल आवहु गावहु भाई, रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा कहीं नहीं जाई। भारत की दुर्दशा भारत के द्वारा वो व्यक्त करते हैं अपने नाटक में। उनके नाटक का नायक कोई बाहरी नहीं। मुझे तो लगता है कि जो फिल्मकार मनोज कुमार हैं,
जो भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारतेंदु को बहुत ध्यान से पढ़ा था और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में, उनकी फिल्मों के अधिकांश नायक भारत हैं और वे सामान्य भारत के जो जनजीवन के लोग हैं, उनके अंदर की जो विसंगतियां हैं, उनके अंदर जो विद्रूपताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन पे तमाम फिल्में मनोज कुमार ने बनाई, जिनको भारत कुमार कहते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से जरूर परिचित हुए होंगे। भारत दुर्दशा नाटक का जो पात्र है भारत, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो एक देश है, एक दुर्भाग्यशाली देश है, हदभाग्य भारत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, भाषण में भी कहा था कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विलायत का जो नागरिक है, वहाँ का जो तांगा वाला है, वहाँ का जो बग्घी वाला है, वो भी अखबार पढ़ता है, लेकिन भारत का जो तांगा वाला बग्घी वाला है, वो गप्पे लड़ाता है या हुक्का पीता है। मतलब अपने खाली समय को इधर उधर बैठ के कामों में लगाता है। उनका मानना था कि भारत के लोगों को भी ज्ञान विज्ञान से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, कम से कम अखबार पढ़ना चाहिए, सूचनाओं को जानना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए कि हमारे देश समाज में क्या हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो वह युवक थे और एक युवक का जैसे एक सपना होता है, हर व्यक्ति जो युवक होता है इसका एक सपना होता है अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का सपना अपने प्रति नहीं था, राष्ट्रभाषा के प्रति था, देश भाषा के प्रति था, समाज के प्रति था, साहित्य के प्रति था। उन्होंने साहित्य के माध्यम से, हिंदी साहित्य की विविधताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को संपन्न तो किया ही, हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया, आधुनिक हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया। उनके नाटक के जो पात्र हैं, वे जो कुछ कहते हैं उनके नाटकों में, आज के समय में वे कथन पथ प्रदर्शक साबित हो सकते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी नाटक को अनिवार्य कर देना चाहिए हिंदी के पाठ्यक्रम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहते थे कि जो लोग ज्ञानी बनते हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा भवति उनका पढ़ने लायक। उन्होंने कहा कि वेदांत के ज्ञान से सभी ज्ञानी हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, और वेदांत के ज्ञान से अगर सब ज्ञानी और ब्रह्म हो जाएंगे तो उनका समाज से कुछ लेना देना नहीं होगा, वे संवेदन शून्य हो जाएंगे, कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। ऐसे लोग देश का उद्धार कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि देश का उद्धार करने के लिए कर्तव्य से विमुख होने की जरूरत नहीं है, हमें कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत है। ऐसे ज्ञानी न बन जाएं कि पालथी मार करके बैठ जाएं। राष्ट्रभाषा पर उनका बड़ा जोर था। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। ये राष्ट्रभाषा का आह्वान उन्होंने उस समय किया था और वो जा करके बलिया में, देश के तमाम भागों में, कोने कोने जा करके देश के वो जा करके लोगों को संबोधित करते थे, लोगों को भाषण देते थे, लोगों को प्रेरित करते थे हिंदी भाषा नागरी लिपि के लिए। एक दिन हम लोग बातचीत करेंगे कि नागरी लिपि पे किस प्रकार से काम हुआ था। और भारतेंदु की एक एक विधा पे बात करने की जरूरत है। भारतेंदु पे कम समय में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने छोटे से जीवन में तो इतना व्यापक कार्य कर दिया कि देख करके आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति सोता कब था, वो आराम कब करते थे। जिस समय हमारे देश में परिवहन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, उस समय इस प्रकार से कार्य कर लेना एक बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों की जो भाषा नीति थी वो अंग्रेजों की जो भाषा नीति ईसाई मिशनरियों ने तय किया था। अंग्रेजों की भाषा नीति ये थी कि पूरे भारत की जो राष्ट्रभाषा उसे अंग्रेजी बना दिया जाए, और मुगलों की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, और राष्ट्रभाषा उनकी राष्ट्रभाषा कहिए या शासन की भाषा कहिए या उनके संस्कृत और धर्म की भाषा अरबी और फारसी थी। इसी का विवाद चलता चला आ रहा था, जिसका उन्होंने जिस प्रकार से पटाक्षेप किया वह, और पटाक्षेप
करने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जिस तरह से उसके प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ी, ये आश्चर्यजनक है और प्रशंसनीय है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व की गंभीरता को दिखाता है। कम उम्र का वह नौजवान किस प्रकार से पूरे देश और समाज में, भारतीय समाज में, हिंदी समाज में स्वीकार किया गया, ये एक बहुत अभूतपूर्व घटना है। मैं तो उन्हें कभी कभी जिस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना स्वामी विवेकानंद ने पैदा की थी, उसी प्रकार से भाषिक चेतना, भाषा की चेतना और साहित्य की चेतना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैदा की थी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और हम ध्यान से देखेंगे तो हमको लगेगा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। जो निज भाषा की, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, मातृभाषा की बात जो करते हैं, इस बात की प्रसन्नता है कि 2020 की शिक्षा नीति में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान किया है और अंग्रेजी की अनिवार्यता को जो समाप्त किया है, वह प्रशंसनीय है। हम लोग कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे बातचीत करेंगे और उसके जो सुखद पक्ष हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कही जा सकती है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व इतना विशाल था, आप जानते होंगे और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1874 की कवि वचन सुधा में उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और निबंध लिखे, लेख लिखे, भाषण दिए जा करके। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ढंग के कपड़े पहनने, उन्होंने मेरे पास वो लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप अमेरिका का ये पहन लें, ब्रिटेन का ये पहन लें, किसी देश का ये पहन लें, किसी देश का ये पहन लें, तो इससे आप बड़े आदमी नहीं हो जाएंगे, इससे आप स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, इससे आप गौरव का अनुभव कर लीजिए, लेकिन आप गौरवान्वित नहीं हो सकते। उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, और स्वदेशी अपनाने का जो उनका आह्वान था 1874 का, तब गांधी जी का कहीं राजनीति में अता पता नहीं था। गांधी जी ने भारतेंदु को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांधी जी पर भारतेंदु के इस आह्वान का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। ऐसा आह्वान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले व्यक्ति थे। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, एक जागरूक नागरिक, एक निर्भीक नवयुवक, जिसने अपना तन, मन, धन, जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। उनके साहित्य को पढ़िए या उनका व्यक्तित्व आपको पता चल जाएगा। किसी साहित्यकार से हम मिलते नहीं हैं, लेकिन जब उसके साहित्य को पढ़ते हैं, उसके साहित्य को देखते हैं, तो हमें पता चलता है उसका पैमाना क्या है, वह किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना चाहिए और उनके नाटकों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। विशेषकर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए। और हर बच्चे को, ना भी शामिल हो तो हर गार्जियन को, हर माता पिता को, देश के हर नागरिक को उसे पढ़ना चाहिए और अपनी राष्ट्रभाषा पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो अपना समर्पण दिया है, जो अपने आप को स्वाहा किया है, आहुति बन गए हैं हमारे भारतीय समाज के उन्नयन के लिए, उसका पूर्ण फल जो हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें भी कुछ आहुतियाँ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रसा नाम से वो गज़लें भी लिखते थे, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दुश्मनी लाख हो ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख हो ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। और उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े कद के साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, युवक थे, जिन्हें हिंदी,
आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी भाषा का पितामह कहा जा सकता है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।